वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस को इंटरव्यू देते हुए बदउनवानी पर किया वार। कहा कि करप्शन ने पूरे निज़ाम को कर दिया है खोखला, लोग आ चुके हैं तंग। अदालत ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला रखा महफूज, जबकि आप की रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने कहा उनकी जान को है खतरा। आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सीलमपुर और चंदौली में बहुत बड़े जलसे आम से किया खिताब। अमित शाह ने एसपी और कांग्रेस को बनाया निशाना। कहा 400 से आगे के अहद को मुकम्मल करने वाला होगा 7वां मरहला। अपोजिशन पार्टियों ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम को बढ़ाया आगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया जलसे आम। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बख्तियारपुर, पटना में की मुश्तरका रैली। शदीद तूफान से रेमल कमजोर होकर समुद्री तूफान में तब्दील। कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई अजला में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुतासर। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कामों में मसरूफ। शुमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और बरतानिया के एंडी मरे साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में ही स्टेनिस्लास वावरिंका से हार कर हुए बाहर, जबकि ख्वातीन के सिंगल्स कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरे राउंड में बनाई अपनी जगह। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हक़ाइक़ की बुनियाद पर की जा रही है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव करने का काम ही करते हैं। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की जड़ें बहुत मजबूत हैं और यहाँ जमहूरियत का अमल भी बहुत मजबूत है। इसके बावजूद पता नहीं क्यों कुछ लोग दुश्मन मुल्क की हिमायत जारी रखे हुए हैं। ऐसे लोग पर तबसरा करना भी नामुनासिब है। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि
कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के दरमियान इंतखाब है। इस बार राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मकामी लोगों को मुबारकबाद दी है। इलेक्शन कमीशन की पोस्ट को शेयर करते हुए वजीर आजम ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अनंतनाग राजौरी के मेरी बहनों और भाइयों को लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए खुसूसी मुबारकबाद। उनकी पुरजोश शिरकत उनके जमहूरी जज्बे का जिंदा सबूत है। और मरकजी वजीर और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी नज़र कुछ पाकिस्तान नवाज लोगों के वोटों पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार मुल्क की फौज को कमजोर करने का काम किया है। बार बार पाकिस्तान प्रेम जागना दिखाता है कि कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नज़र है। और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही कि इन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर बनवा दिया और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमज़ोर करने का काम किया, दलालियाँ खाई रक्षे सौदों में। 7वें और आखिरी मरहले में पूर्वांचल की मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। अनुप्रिया पटेल इस सीट पर एनडीए की इत्तेहादी पार्टी अपना दल से उम्मीदवार हैं। वहीं एसपी से रमेश बिंद इंतखाबी मैदान में हैं। रमेश बिंद आखिरी बार भदोही से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो मिर्ज़ापुर से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे अमनगार शैलेंद्र मिश्रा ने मिर्ज़ापुर में अपना दल के उम्मीदवार से बातचीत की। एनडीए की सहयोगी अपना दल की मुखिया और मिर्ज़ापुर से उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो धुआंधार प्रचार है वो अंतिम चरण के लिए हो रहा है। किन मुद्दों को आप उठा रही हैं? 2014 से पहले वो सब कुछ जो मिर्ज़ापुर में कभी नहीं था, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, वो सब कुछ इन 10 वर्षों में यहाँ पहुँचा है। और मिर्ज़ापुर का 10 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, जो विकास हुआ है, मैं उसकी बात अपने आम जनमानस के बीच में कर रही हूं और तीसरी बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उनका आशीर्वाद पाने की आकांक्षी भी। पूरा एनडीए एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, वो लोग भी काफ़ी दावे कर रहे हैं। देखिए, दावे तो चुनाव में बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश का दृश्य देखिए आज। और आज यहाँ मिर्ज़ापुर में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोगों में कितने लालायित थे, कितना लोगों में उत्साह, आनंद, उल्लास है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तो खास तौर से हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को इतने वर्षों तक राजनीतिक पार्टियों ने केवल एक चारागाह की तरह उपयोग किया, यहाँ के वोटर को सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन हमारी दोनों सरकारों ने पूर्वांचल के विकास पर विशेष जोर दिया है और यहाँ का मतदाता भी पूरी मजबूती के साथ
हमारे इस गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि 62 सालों में पहली बार एक महिला उम्मीदवार मैदान में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सत्ता में आने पे कह रहे हैं कि बहुत वादे भी कर रहे हैं, कुछ गारंटी भी दी। विपक्ष के किसी भी प्रकार के दावों का कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के समक्ष बेनकाब हो चुके हैं और ये तमाम जो गठबंधन बने हैं पूर्व में भी बहुत प्रयोग हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए को अपने दिल में बसाया है। मिर्जापुर में अगली प्राथमिकता क्या होगी जीतने पर? मेरी कोशिश होगी कि जनता के बीच में से और जो समस्याएं निकल कर आती हैं उन पर भी काम होगा और जो प्रोजेक्ट्स जिनका अभी शिलान्यास हुआ है चुनाव के पहले वो सारे प्रोजेक्ट्स को गति देकर समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करा सकते। तो इस तरह से हम अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उम्मीदवारों से। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मिर्जापुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जिस पर लोकसभा इंतखाबात में मुल्क की नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट पर 7वें मरहले में 1 जून को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने रवि किशन शुक्ला पर इत्मीनान जाहिर किया है, जिन्होंने 2019 में अपने गढ़ में मुसलसल दूसरी बार कामयाबी हासिल की थी। उनका सीधा मुकाबला एसपी की काजल निशात से है। ताहम बीएसपी ने जावेद समनानी को मैदान में उतार कर मुकाबला सैरुखी बना दिया है। गोरखपुर लोकसभा सीट का उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सियासत में अहम किरदार है। लोकसभा के इंतखाबात हों या कानून साज असेंबली के इंतखाबात, यहाँ का गोरखनाथ मठ गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से इसका महवर रहा है। 1998 से 2017 तक वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुसलसल गोरखपुर के एमपी रहे और 2017 में यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ वजीर आला बने और उन्हें गोरखपुर सीट छोड़नी पड़ी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने गोरखपुर से भोजपुरी फिल्म अदाकार से सियासतदान बने रवि किशन को मैदान में उतारा। वो पार्टी की तवक्कात पर पूरा उतरे और एसपी उम्मीदवार राम भुआल निषाद को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। बीजेपी ने 2024 में भी उन्हीं पर एतमाद जाहिर किया है। वो डबल इंजन हुकूमत के तरक्याती कामों के नाम पर आवाम से वोट मांग रही हैं। कमल के निशान के लिए जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देखला पा गईला वोट करा, ये मिला था वोट करा। इंडी इतिहाद से एसपी उम्मीदवार काजल निषाद इस सीट पर बीजेपी को चैलेंज दे रही हैं। काजल भी अदाकारी के मैदान से आती हैं और कांग्रेस के टिकट पर 2012 का असेंबली इलेक्शन और एसपी के टिकट पर 2022 का असेंबली इलेक्शन लड़ चुकी हैं और 2023 में मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई इलेक्शन नहीं जीत सकी हैं। ताहम काजल निषाद को यकीन है कि अवाम इस बार उनका साथ जरूर देंगे। मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके। तो मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। वहीं बीएसपी ने गोरखपुर से जावेद सिमनानी को मैदान में उतारकर मुकाबले को सैरुखी बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस इंतखाबी लड़ाई के दरमियान अवाम के अपने मसाइल हैं और अपनी राय है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इधर से कोई मुद्दा नहीं है। बस जो चल रहा है सतत वैसे ही चलता रहे। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस जो है समझ में आता है। हिंदू मुसलमान से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चेंजिंग है। हाँ, अगर हम गोरखपुर सीट की पार्लिमानी तारीख पर नजर डालें तो कांग्रेस ने अपने कयाम से लेकर 1984 तक के 8 इंतखाबात में 6 बार कामयाबी हासिल की है। ताहम 2018 के लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात को छोड़कर इस सीट पर 1989 से अब तक बीजेपी का गलबा रहा है। बीजेपी ने 2022 के असेंबली इंतखाबात में गोरखपुर में जबरदस्त जीत हासिल की थी और गोरखपुर पार्लिमानी हल्के की तमाम 5 असेंबली सीटों पर कब्जा कर लिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गोरखपुर से अवाम किसको मैंडेट देते हैं। गोरखपुर से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। पंजाब के आपके वजीर मलकार सिंह को संगीन इल्जामात का सामना है। बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने इल्जाम लगाए हैं
तेजिंदरपाल सिंह ने बलकार सिंह का वीडियो भी जारी किया है। बलकार सिंह ने नौकरी की तलाश करने वाली खातून को फहश वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल में 21 साल खातून से जिनसी ख्वाहिशात का मुतालबा किया गया। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन ने इस मामले का नोटिस लिया है। सदर रेखा शर्मा ने इस मामले को निहायत घिनौना करार दिया। और दिल्ली की 30 हज़ारी अदालत में आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला पर समाअत हुई है। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज रखा है। आपकी रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में शिरकत के लिए दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट पहुंची। इत्तलात के मुताबिक स्वाति अदालत में समाअत के दौरान रो पड़ी। बहरहाल अदालत में स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर विभव कुमार जेल से बाहर आया तो उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अभी भी खबर मिली है कि विभव कुमार की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए अपनी अबूरी जमानत में 7 दिन की तौसीक़ का मुतालबा किया है। केजरीवाल ने पीईटी, सीटी स्कैन और दीगर टेस्टों का भी हवाला दिया है। अपनी अबूरी जमानत में तौसीक़ की अपील की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में जेल में बंद केजरीवाल को 10 मई को अबूरी जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी करनी है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम जोरों पर है। इस दरमियान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफ़ा ना देने पर तंज़ किया। पंजाब के लुधियाना में अवामी जलसे से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने वर्क फ्रॉम ऑफिस सुना था, वर्क फ्रॉम होम भी सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल पहली बार सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहनों भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी? और अगली खबर समुद्री तूफान रिमल के मुतालिक। शदीद समुद्री तूफान रिमल कमज़ोर होकर साहिली बांग्लादेश और उससे मुल्हिक़ा साहिली मगरबी बंगाल में एक समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों में इसके मजीद कमज़ोर होने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन कल देर रात आने वाले इस तूफान ने मगरबी बंगाल में काफ़ी परेशानी पैदा कर दी है। यहाँ दारुल हुकूमत कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश के बाइस कई दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बहुत से इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मकामी ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रेनों और परवाज़ों तक तकरीबन तमाम खिदमात तातुल का शिकार हैं। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने तूफ़ान से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए हैं। बंगाल में NDRF की 14 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा पुलिस इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर है। भारतीय बहरिया भी तूफ़ान के असरात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिमल तूफान के हवाले से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल के लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सबको होशियार और बाखबर रहने को कहा है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने किसी भी किस्म की मदद हासिल करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 9432610428 या 9432610429 पर कॉल की जा सकती है। साहिली बांग्लादेश और करीबी साहिली मगरबी बंगाल को मुतासर करने वाला शदीद तूफ़ान रिमल अब कमज़ोर होकर समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो गया है। आसाम और मशरक़ी शुमाल के कई अजला हाई अलर्ट पर हैं। इस समुद्री तूफ़ान की वजह से 3 ममालिक में मानसून जल्द ही आ गया है। भारतीय महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बांग्लादेश समेत पड़ोसी मुल्कों के साथ मालूमात के तबादले में भारत के अहम किरदार पर बात की। DD न्यूज़ की नुमाइंदा तापस भट्टाचार्य ने IIMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा से खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बात करेंगे जो साइक्लोन रिमल इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश की साइड में आया हुआ है। जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रिमल कल मध्यरात्र में बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागरदीप और ठेऊपारा की
अंदर लैंडफॉल हुआ है, ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक हुआ है और अभी ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे बांग्लादेश के ऊपर केंद्रीभूत है। मोंगला से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, कोलकाता से 90 किलोमीटर ईस्ट में और ढाका से 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में केंद्रीभूत है और ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा पे। और जैसे भी ये लैंड के ऊपर भी जाएगा, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कट ऑफ बे ऑफ बंगाल पे होगा और फ्रिक्शन भी होगा लैंड के साथ, इसलिए वीक होता रहेगा। हमारा अनुमान है कि आज आफ्टरनून तक ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड घट के 55 to 65 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर होगा। मगर इस जो आप देख रहे हैं क्लाउड मास, ये कम्प्लीटली बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक भी है। सो जो इंटेंस रेनफॉल हुआ है अभी तक, हैवी टू वेरी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल शायद होगा कुछ इलाका में। कोलकाता में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, एक अर्बन एरिया के लिए बहुत काफ़ी रेनफॉल है ये। और विंड स्पीड भी अभी तक 102 किलोमीटर्स बांग्लादेश स्टेशन रिपोर्ट हुआ है, कोलकाता में 80 किलोमीटर विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे जाएंगे तो 24 परगना का जो सदर्न पार्ट है उससे ज़्यादा विंड स्पीड होगा। हमारा एस्टिमेट विंड स्पीड है 100 to 120 किलोमीटर आवर। और ये जो अभी क्लाउड मास देख रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि वेस्ट बंगाल में आज भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और काल से क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और आसाम, मेघालय एरिया में अभी बारिश बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या कोई आप लोगों ने कलर कोडेड वार्निंग इशू की है सर? जी, अभी आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं, जहाँ की हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होने का संभावना है उस एरिया में। आप थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा रोल IMD प्ले कर रहा है इंटरनेशनली? IMD एक ग्लोबल लीडर है और स्पेशली वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट कंट्री देखें, ये सभी को IMD टेक्निकली सपोर्ट करता है। और जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन एडवाइजरी हर 3 घंटा जाता है, डिप्रेशन टाइम पर हर 6 घंटे में जाता है। और हम 15 दिन पहले यानी मई 9 को ये जो साइक्लोन बना इसका जानकारी हम दिए थे पहला बार, वो तभी बांग्लादेश को और म्यांमार को सभी को भी जानकारी दिए थे। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, आपको लगता है, और बे ऑफ बंगाल में मानसून का समय भी है, आपको लगता है क्या कि बहुत इम्पैक्ट करेगा? क्या मानसून जल्दी ऑनसेट ऑफ मानसून है वो जल्दी हो सकता है अगले कुछ दिनों में? क्या हम देख पाएंगे? इसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल का जो मानसून करंट है वो स्ट्रेंथनिंग हुआ है और काफ़ी हद तक अभी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और सदर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल पे मानसून आ चुके हैं, मगर अरेबियन सी में मानसून स्ट्रंगर हुआ नहीं। हमारा जो पूर्वानुमान पहले दिया गया है केरल तट पर कि 31 मई के आसपास आने का संभावना है, वही पूर्वानुमान में हम अभी कायम है। क्या पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और शिमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क के कई हिस्सों में इंतहाई गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग की बारिश और गर्मी की लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते को फलौदी शहर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली समेत कई रियासतों में गर्मी की लहर ने तबाही मचा रखी है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां में ज़्यादा दर्जा हरारत की जद में है। शिमला में मौसम का गर्म तरीन दिन रहा, जहां दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के साफ और सेहतमंद माशरे के लिए नज़रियाती तौर पर मजबूत बनाने के एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के कई हिस्सों से लोगों ने यहाँ शिरकत की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रोग्राम के दौरान कहा कि वासुदेव कुटुंबकम की रूह के मुताबिक ब्रह्म कुमारी संस्था ने एक खुदा, एक दीन, एक दुनिया, एक ख़ानदान को मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों में फैलाया है। उनका मज़ीद कहना था कि खौफ और दहशत फैलाने वाली क़ुव्वत पूरी दुनिया में सरगर्म है। ऐसे माहौल में ब्रह्म कुमारी तंजीम ने 100 से ज़्यादा ममालिक में इंसानियत को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने एक ईश्वर एक विश्व परिवार की चेतना को विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रसारित किया है। ईश्वर एक है और मानवता भी एक ही है। भय, आतंक और युद्धों को बढ़ावा देने वाली शक्तियां विश्व के कई हिस्सों में बहुत सक्रिय है। ऐसे वातावरण में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने 100 से अधिक देशों में अनेक केंद्रों के माध्यम से मानवता के सशक्तिकरण का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है। सदर जमहूरिया ने एक साफ और सेहतमंद माशरे के लिए नज़रियाती तौर पर मजबूत बनाने के इस प्रोग्राम में कहा कि बच्चों में सादगी, दयानतदारी और खिदमत की तरफ झुकाव पैदा करना प्राइमरी तालीम का हिस्सा होना चाहिए। शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश करना स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए अनिवार्य है। बच्चों में सादगी, सत्यनिष्ठा और सेवाभाव के प्रति रुझान पैदा करना प्राथमिक शिक्षा का अंग होना चाहिए। और अब खबरें खेल के मैदान से। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में मर्दू सिंगल जुमरे में मर्तियाना के एंडी मरे को पहले दौर में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। मरे को पहले दौर के मुकाबले में स्टैनिस्लास वावरिंका के हाथों में 6-4, 6-4 और 6-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी। फ्रांस के रिचर्ड गस्के भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रहे। रिचर्ड ने पहले दौर के मुकाबले में क्रोएशिया के बोर्ना कारिच को 7-6, 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। फ्रांस के अलेक्जेंडर मोलर भी फ्रेंच ओपन के अगले दौर में दाखिल हो गए हैं। मोलर ने पहले दौर के मैच में ल्यूका नार्डी को 6-4, 6-1 और 6-3 से शिकस्त दी। जापान की नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। ओसाका ने पहले दौर के मुकाबले में इटली की लुइसा को 6-1, 4-6 और 7-5 से शिकस्त दी है। गुज़िश्ता 3 साल में ये पहली बार है जब ओसाका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंची हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।